गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ठीक है, चैप्टर का नाम लिख लीजिए फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस में देखो क्या होता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना फूड फॉर्मेट करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां आप लिख सकते हो प्रोसेस ऑफ फूड फॉर्मेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में फूड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस के अंदर किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? फोटोसिंथेसिस में जरूरत पड़ती है 4 चीजों की। लिख लो कौन कौन सी। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, इन 4 चीजों की जरूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। किन किन की? क्या बोलोगे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। इन 4 चीजों की जरूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ठीक है, क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन कलर का पिगमेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अच्छा, एक आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस है उसके अंदर रॉ मटेरियल क्या चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रॉ मटेरियल क्या है। रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, उसके बाद में आपसे ये पूछते हैं कि ऑक्सीजन रिलीज होती है। सबको पता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है। वो ऑक्सीजन किसके ब्रेकडाउन से रिलीज होती है, तो आपको याद रखना है। अब आप बताओ इन दोनों में से ऑक्सीजन किससे रिलीज होएगी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, तो आप क्या कहोगे? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जब वाटर का मॉलिक्यूल फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में टूटता है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, याद रखना है, वाटर का मॉलिक्यूल जब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में टूटता है तो क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब देखो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चीज आ जाती है, भाई यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है और उसमें भी ऑक्सीजन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के ब्रेकडाउन से हो सकता है। यहाँ पे O2 भी है, तो बहुत सारे बच्चे क्या है ये आंसर दे देते हैं, बट ये गलत है। वाटर इसका आंसर होगा। रोहिणी ने दिया है, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो रॉ मटेरियल हो गया। क्लोरोफिल के बारे में, मेन पिगमेंट क्या है? आप सबको ये पता है कि प्लांट्स के अंदर जो प्राइमरी पिगमेंट है वो कौन सा है? क्लोरोफिल है। मेन पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल है। हर प्लांट के अंदर क्लोरोफिल ए तो होता ही होता है। ठीक है, क्लोरोफिल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, बहुत सारे होते हैं। जिनमें से मेन कौन सा है? क्लोरोफिल ए है, जो हर एक प्लांट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल ए। ये किस में प्रेजेंट होता है? ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमने सेल चैप्टर, ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है, इसको मैं अभी डिटेल में करवाऊंगी। हमने पढ़ा, देखो एक चीज सुनो, प्लास्टिड है। प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनेल है। हमने प्लास्टिड सेल चैप्टर में 3 टाइप के पढ़े हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, है ना। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट उनमें से एक है, यानी प्लास्टिड के अंडर आता है क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड के अंडर क्या आता है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। ठीक है, यानी आप क्या कहेंगे? अब यहाँ पे आ जाओ भाई, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, और यहाँ पे इसके अंदर पिगमेंट भरा हुआ है जिसे हम बोलेंगे क्लोरोफिल। यहाँ पे एक पिगमेंट भरा हुआ है जिसे क्या बोलेंगे? क्लोरोफिल। यानी क्लोरोप्लास्ट के अंडर आता है क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट भरा हुआ है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो सनलाइट को ट्रैप करता है। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्लांट्स के अंदर सनलाइट को ट्रैप करने वाले पिगमेंट का नेम बताइए।
तो आप क्या बताओगे? क्लोरोफिल। ओके, तो अब हम क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर करेंगे। देखो बाकी तो सारी क्या है, छोटी क्लासेस की बात है। भी इसकी रिएक्शन क्या होती है हमें पता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा किस किस की प्रेजेंस में? इन चारों की प्रेजेंस में क्या बनेगा? ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज हमारे पास बनेगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर में लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, फोटोसिस्टम्स, उनके बारे में पढ़ना है, जो मेन है यहाँ पे, जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर दी हुई है। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर में देखो, क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन है इसकी, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये क्या है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दोनों के बीच में क्या है? स्पेस है, मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है। अब यहाँ पे अंदर वाली स्ट्रक्चर में आ जाओ। अंदर हम क्या है, ये आपको ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर्स दिख रही है बेटा, ये ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं। सिंगल को बोलते हैं ग्रेना। ठीक है, सिंगल को क्या बोलते हैं? याद रखना है, सिंगल को बोलते हैं, सिंगल को बोलते हैं ग्रेना, और इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं ग्रेनम, जिसमें 3-4 होंगे। ठीक है, ग्रेनम, क्या बोलेंगे? ग्रेनम। ग्रेनम क्या है? स्टैक ऑफ थाइलेकॉइड्स, यानी गुच्छा है थाइलेकॉइड्स का, मतलब ग्रेना का दूसरा नाम थाइलेकॉइड भी है। सिंगल को, जैसे ये देखो क्या दिखा रखा है, इनसाइड ऑफ थाइलेकॉइड, ये एक थैलेकॉइड है और इसकी ये ल्यूमेन है, ये एक थैलेकॉइड है और इसकी ये क्या है? ल्यूमेन। ल्यूमेन का मतलब क्या है? अंदर वाली साइड जो कैविटी होती है। देखो ये कंसेप्ट बेटा आपको क्लियर करना है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि इस पूरे गुच्छे को थैलेकॉइड बोलते हैं, नहीं, सिंगल सिंगल को थैलेकॉइड बोलते हैं। यानी कि हम क्या कहेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 थैलेकॉइड्स हैं। ठीक है, एक रो में 5 थैलेकॉइड्स हैं, तो थैलेकॉइड होगी। अब देखो इनको आपस में जोड़ने वाली पट्टियां सी है, आपस में जोड़ने वाली पट्टियां हैं, जिन्हें क्या बोलेंगे? लैमिला। ये लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? लैमिला। तो ये पट्टियां हैं, यहाँ पे जो लिक्विड पार्ट है उसे बोलते हैं स्ट्रोमा। पट्टियां स्ट्रोमा में होती हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमिली। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमिली। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रोमा। अब आपको एक चीज दिखानी है, देखिए, अब मैं खुद थोड़ा सा ड्रॉ कर देती हूँ। ये डबल मेम्ब्रेन है, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट की डबल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर क्या है? इस तरीके से हमारे पास थाइलेकॉइड्स है। इसमें पिगमेंट्स भरे हुए हैं, बहुत सारे पिगमेंट्स भरे हुए हैं, 250 से 300 तक पिगमेंट्स होते हैं, जिन्हें कंबाइंडली बोलते हैं क्वांटासोम्स। ठीक है, यहां पर क्या है? 250 से 300 तक पिगमेंट्स होते हैं, इन पिगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? क्वांटासोम्स। यानी आपको ये नहीं समझना कि भाई इस थाइलेकॉइड के अंदर हम ये कहें कि सिर्फ क्लोरोफिल क्लोरोफिल भरा हुआ है। क्लोरोफिल ए बी सी डी, कैरोटीनॉइड, जैंथोफिल्स, ठीक है, फाइकोबिलिन्स, साइनिन, मतलब बहुत सारे पिगमेंट्स भरे होते हैं। एंथोसाइनिन, जो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स प्रोवाइड करते हैं फ्लावर्स को, फ्रूट्स को। ठीक है, तो बहुत सारे पिगमेंट्स भरे होते हैं, उन सारे पिगमेंट्स को हम कंबाइंडली बोलते हैं क्वांटासोम्स। क्या बोलते हैं? क्वांटासोम्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत सारे हमें क्या है? अब देखो बेटा,
यहां पे इनके बीच में ये क्या है, ग्रेना पार्ट है, यहां पे खाली जगह है, इस पार्ट को बोलते हैं स्ट्रोमा। मैट्रिक्स भरा होता है यहाँ पे, मैट्रिक्स का मतलब कोई लिक्विड भरा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से पट्टियां होती हैं, इस तरीके से क्या होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमिली। स्ट्रोमा लैमिली का बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या करती हैं, अभी ये जो ग्रेना स्टॉक्स हैं, ग्रेना के जो स्टैक्स हैं, इनको अपनी पोजीशन पे रखना, इनका साइज मेंटेन करके रखना, मतलब एक स्केलेटन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है स्ट्रोमा लैमिलीज। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो, हमें ये पूछा जाता है कि लाइट रिएक्शंस कहाँ पे होती हैं और डार्क रिएक्शंस कहाँ पे होती हैं, ठीक है। क्या बोलोगे कि स्ट्रोमा पार्ट के अंदर होती है, स्ट्रोमा पार्ट में होती है, यहां पे स्ट्रोमा में होती है डार्क रिएक्शन, ठीक है। स्ट्रोमा में होती है डार्क रिएक्शन, और इस पार्ट के अंदर जहां जहां मैं रेड डॉट्स लगा रही हूं या पिंक डॉट्स लगा रही हूं, इस पार्ट के अंदर, इस पार्ट के अंदर, इस पार्ट के अंदर यहां पे होती हैं लाइट रिएक्शन, ठीक है। अब हम लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को क्या कहेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रेना लैमिली, स्ट्रोमा लैमिली में होती है लाइट रिएक्शन, और स्ट्रोमा मैट्रिक्स में होती है डार्क रिएक्शन। लिख लो यहां पे, स्ट्रोमा लैमिली, ग्रेना, इन दोनों में होती है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मतलब सनलाइट जरूरी है, ठीक है। और स्ट्रोमा मैट्रिक्स में होती है डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन में सनलाइट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये आपको बेटा चीज याद रखनी है कि डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि अंधेरे में हो रही है या नाइट टाइम हो रही है। डार्क रिएक्शन का मतलब ये है कि इसके अंदर सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो लाइट रिएक्शन है वहां पे जितने एटीपी और एनएडीपीएच बनेंगे वो सारे डार्क रिएक्शन में यूज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइट रिएक्शन में बनते हैं, लाइट रिएक्शन में बनेंगे एटीपी और एनएडीपीएच। तो यहाँ पे तो ये बनते हैं एटीपी और एनएडीपीएच, और यूज कहाँ होते हैं, यूज होते हैं डार्क रिएक्शन में, यूज इन डार्क रिएक्शन। तो इसी वजह से अब डार्क रिएक्शन में इनका यूज होता है, लाइट रिएक्शन में ये बनते हैं, तो डार्क रिएक्शन में एटीपी एनएडीपीएच का यूज हो जाएगा, तो डार्क रिएक्शन में एटीपी और एनएडीपीएच बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। जब बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए डार्क रिएक्शन का नाम है डार्क रिएक्शन, क्योंकि इसमें सनलाइट की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नाइट टाइम हो रही है, ओके, याद रखिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा लाइट रिएक्शन सबसे पहले, फिर उसके बाद हम करेंगे डार्क रिएक्शन, ओके। लाइट रिएक्शन में देखो, हेडिंग लगाते हैं हम लाइट रिएक्शंस। लाइट रिएक्शन को बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होता है बेटा, तीन चीजें होती हैं, तीन नहीं सॉरी, चार चीजें होती हैं। पहला इसके अंदर होता है लाइट अब्जॉर्प्शन, सबसे पहले लाइट अब्जॉर्ब होएगी। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर टूटेगा, ठीक है, पानी है वो टूटेगा।
फिर इसके बाद में लाइट ऑब्जर्व होएगी, वाटर टूटेगा, ऑक्सीजन रिलीज होएगी और एटीपी और एनएडीपीएच फॉर्मेशन होगा, O2 रिलीज होगी और एटीपी एंड NADPH2 फॉर्मेशन होगा। ये 4 काम होंगे बेटा लाइट रिएक्शन के अंदर। ओके, लाइट रिएक्शन के अंदर ये 4 काम होंगे। अब आपको एक चीज याद रखना है कि हम यहां पर पढ़ेंगे बेटा फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। ये क्या होते हैं? लाइट रिएक्शन के अंडर आते हैं बेटा फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। इनको बोला जाता है LHC फर्स्ट और LHC सेकेंड। LHC फर्स्ट और LHC सेकेंड। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकेंड। यानी लाइट को हार्वेस्ट करने वाले, लाइट को ऑब्जर्व करने वाले कॉम्प्लेक्स। अब देखो फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड है क्या, इस चीज पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। देखो प्लांट है, प्लांट के अंदर ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही क्लोरोफिल है, ठीक है। प्लांट के अंदर, पूरे प्लांट के अंदर बहुत सारी लीव्स लगी हुई हैं और उनके अंदर बहुत सारा क्लोरोफिल है। तो भाई साइंटिस्ट को क्या देखने को मिला कि प्लांट के अंदर 2 टाइप का क्लोरोफिल है बेटा। प्लांट के अंदर 2 टाइप का क्लोरोफिल है जी। जो क्लोरोफिल क्या है, अब हमें ये पता है, हमें ये पता है कि क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है। क्लोरोफिल क्या करता है? ट्रैप सनलाइट। क्लोरोफिल क्या करता है? ट्रैप सनलाइट। सनलाइट को ट्रैप करता है, सबको पता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि क्लोरोफिल सनलाइट की वेवलेंथ को ऑब्जर्व करता है। सनलाइट को ऑब्जर्व कर रहा है यानी उनकी वेवलेंथ को ऑब्जर्व करता है। तो यहाँ पे 2 टाइप के क्लोरोफिल मिले। एक क्लोरोफिल 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर रहा था। थोड़े टाइम के बाद एक और क्लोरोफिल मिला जो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर रहा था। उन्हें ही नाम दे दिया फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड क्या है? फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकेंड, ये रिएक्शन सेंटर है। ये क्या है? रिएक्शन सेंटर है जहां पे रिएक्शंस होती हैं। मतलब ये क्लोरोफिल है। ये क्या है? क्लोरोफिल है। यानी ये क्लोरोफिल फर्स्ट है और ये क्या है? क्लोरोफिल सेकेंड है। ये क्या है? क्लोरोफिल सेकेंड। बात समझ में आई? फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड किससे बोल रहा है कि प्लांट के अंदर हमें 2 टाइप का क्लोरोफिल मिला है और दोनों टाइप का क्लोरोफिल अलग अलग टाइप की वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर रहा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फोटोसिस्टम फर्स्ट किस वेवलेंथ को ऑब्जर्व करता है? 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ऑब्जर्व करता है। तो इसे लिखते हैं P700। इसके लिए क्या लिखा जाता है? देखो आपको कैसे याद रखना है अभी मैं बताती हूँ। ये किसको ऑब्जर्व करता है? P680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ऑब्जर्व करता है, तो इसे बोलते हैं P680। आप कैसे याद रखोगे? जो फर्स्ट है वो ज्यादा है, ठीक है, जो सेकेंड है वो कम है। ओके, लेकिन सबसे पहले मिला ये था, फोटो सिस्टम सेकेंड सबसे पहले मिला था कि भाई ये क्या है? 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर रहा है और फोटो सिस्टम फर्स्ट है वो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ऑब्जर्व करता है। याद रखना है। ओके, फोटो सिस्टम फर्स्ट है वो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में फॉस्फोराइलेशन में पार्टिसिपेट करता है और फोटो सिस्टम सेकेंड ओनली नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब देखो फोटो फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, फोटो फॉस्फोराइलेशन क्या होता है?
फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है? फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है एटीपी सिंथेसिस बाय माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. ओके, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, सिंथेसिस ऑफ एटीपी यानी एनर्जी बनानी है. कौन बना रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट. जब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एटीपी फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए टर्म यूज की जाती है बेटा फोटोफॉस्फोराइलेशन. क्या टर्म यूज की जाती है? फोटोफॉस्फोराइलेशन टर्म यूज की जाती है. अब फोटोसिस्टम फर्स्ट है, वो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पार्टिसिपेट करता है. पार्टिसिपेट इन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक. अभी मैं आप लोगों को साइक्लिक और नॉन साइक्लिक करवा रही हूं, आपको अपने आप समझ आ जाएगा. बस अभी यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में यानी एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है दो तरीके से, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू. तो यहाँ पे फोटोसिस्टम फर्स्ट किस में पार्टिसिपेट कर रहा है? साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में पार्टिसिपेट कर रहा है. और फोटोसिस्टम सेकेंड ओनली पार्टिसिपेट इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. फोटोसिस्टम सेकेंड पार्टिसिपेट इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. अब देखो इसी चीज को मैं आपको दिखाने जा रही हूं. ठीक है, देखो ये है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. ये क्या है बेटा? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. इसमें देखो कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? फोटोसिस्टम फर्स्ट. फोटोसिस्टम फर्स्ट साइक्लिक में पार्टिसिपेट कर रहा है. ठीक है, अगला देखो ये क्या है? ये नेक्स्ट देखो, ये है नॉन साइक्लिक. ये क्या है? नॉन साइक्लिक. नॉन साइक्लिक के अंदर देखो फोटोसिस्टम सेकेंड भी पार्टिसिपेट कर रहा है, फोटोसिस्टम फर्स्ट भी पार्टिसिपेट कर रहा है. तो हमने क्या पढ़ा कि फोटोसिस्टम फर्स्ट है वो नॉन साइक्लिक में भी है और साइक्लिक में भी है. अभी पीछे हमने साइक्लिक पढ़ा था. ये देखो साइक्लिक में भी फोटोसिस्टम फर्स्ट है और नॉन साइक्लिक में भी फोटोसिस्टम फर्स्ट है. फोटोसिस्टम सेकेंड सिर्फ नॉन साइक्लिक में ही है, ये चीज याद रखना. अब देखो आपको फिर से दिखाऊं, इसके अंदर फोटोसिस्टम सेकेंड आपको कहीं दिख रहा है? अब देखो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का मतलब क्या है. मैंने आपको क्या बताया कि फोटोसिस्टम फर्स्ट क्या है? क्लोरोफिल है. ये देखो दिख रहा है, ये क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर का दिख रहा है. इसके ऊपर हमने क्या लिख रखा है? फोटोसिस्टम फर्स्ट. ये क्लोरोफिल है. क्लोरोफिल ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोरोफिल. जब इस पे फोटोन पड़ते हैं, फोटोन का मतलब जब सनलाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ते ही ये क्या है? इसको एनर्जी मिल जाती है. आप ये कह सकते हो कि क्लोरोफिल को सनलाइट से एनर्जी मिलती है. जब क्लोरोफिल को सनलाइट से एनर्जी मिलती है तो भाई इसमें से इलेक्ट्रॉन उछल के बाहर निकलता है. जब क्लोरोफिल को सनलाइट से एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन निकल के उछल के बाहर निकलता है और क्या है इस तरीके से आगे उसको कोई कैच कर लेता है. यानी यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि जो ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के अंदर क्या करते हैं, ये बॉल बॉल खेलते हैं. बॉल बॉल का मतलब क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन निकला, अगले को कैच करा दिया, उसने पकड़ लिया, अगले को फिर कैच करा दिया. यानी आगे से आगे देखो इलेक्ट्रॉन अब यहां से इसके पास आ रहे हैं, फिर इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन के पास आ रहे हैं, फिर इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन के पास आ रहे हैं, फिर इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी के पास आ रहे हैं, फिर इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन के पास आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन वापस क्लोरोफिल के पास आ रहे हैं. जब घूम घुमा के क्लोरोफिल के पास इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता है तो उसे बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. ठीक है, और इस टाइम क्या है? एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है. मैंने आपको बताया है ये लाइट रिएक्शन चल रही है और लाइट रिएक्शन में एटीपी और एनएडीपीएच फॉर्मेशन होती है. ठीक है बेटा, तो क्या बोला है इन्होंने? ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है जिसमें साइक्लिक इसे क्यों बोला है कि इलेक्ट्रॉन घूम के फिर से क्लोरोफिल के पास आ रहा है. ओके, क्या बोला? क्लोरोफिल के ऊपर जैसे ही सनलाइट पड़ी, सनलाइट पड़ते ही उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है.
प्लस ये इलेक्ट्रॉन्स, बहुत बार हम ये कहते हैं कि ये कभी ना कभी तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, वाटर भी टूटता रहता है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है तो वहां से भी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते रहते हैं और वो क्लोरोफिल को मिलते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही सनलाइट पड़ेगी क्लोरोफिल एक्साइटेड हो जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, फिर इलेक्ट्रॉन्स को आगे आगे कैच करवाया जा रहा है। ठीक है, किसके पास आया, फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन के बाद प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन के बाद साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम बी के बाद प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन के बाद इलेक्ट्रॉन वापस क्लोरोफिल के पास आ रहा है, इसे हम बोलेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, ठीक है, और यहां पर एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बन रहा है, एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट देखिए, ये यहाँ पे क्या दिखा रखा है आपको इस डायग्राम के अंदर, मैंने अभी आपको कहा कि क्लोरोफिल को इलेक्ट्रो एनर्जी मिलती है सन से, अभी मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफिल को एनर्जी मिलती है सन से, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको क्या कहा कि वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है तो ऑक्सीजन रिलीज होएगी, ये ऑक्सीजन तो बेटा बाहर आ जाती है, हम इसे यूज कर लेते हैं रेस्पिरेशन में। ओके, ब्रीथिंग के लिए इस ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है वो H प्लस और H प्लस में टूट रहा है, तो इस टाइम क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं क्लोरोफिल के पास। ये चीज याद रखना, हमेशा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ये 2 क्या है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर आगे से आगे मीडिएटर्स के पास जाते रहेंगे। ठीक है, जो मैंने अभी आपको करवाया था। अब इन मीडिएटर्स को हम क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है ना, एक के पास, जैसे मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ गया तो मैंने आगे किसी को दे दिया, फिर आगे किसी और को दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास मीडिएटर आएंगे, जो मैंने अभी आपको पिछले डायग्राम में बताए हैं, फेरिडॉक्सिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम बी, प्लास्टोसाइनिन, ये सब आएंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाते हैं, और यहाँ पे देखो एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन, और एटीपी बनता है, और साथ में क्या बनेगा, NADP प्लस से NADPH भी बनता है। तो ये मैंने आपको बताया था कि लाइट रिएक्शन में, अगर एक लाइन में याद करना है तो लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH बनते हैं। ठीक है, एक लाइन में याद करना है तो लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH बनते हैं। नेक्स्ट डायग्राम देखो, ये बेटा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, इसे जेड स्कीम भी बोलते हैं, ये हिल और बेंडाल ने दी थी। ठीक है, लिख लो इसके बारे में, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जेड स्कीम, हिल एंड बेंडाल ने दी थी, इसे हिल रिएक्शन भी बोला जाता है, इसे हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। इसे जेड स्कीम क्यों बोलते हैं बेटा, आप लोगों को दिख रहा है ये जेड शेप स्ट्रक्चर है, यहां से शुरू हुआ, ऐसे चला, ऐसे गया, जेड बन रहा है, तो इसे जेड स्कीम भी बोला जाता है। ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, ये क्या है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर दोनों फोटोसिस्टम काम करते हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकेंड। ओके, तो यहां पर ये देखो भाई, ये फोटोसिस्टम सेकेंड है और ये फोटोसिस्टम फर्स्ट है। देखो साइक्लिक में क्या था, फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास इलेक्ट्रॉन घूम के वापस आ रहा था, यहाँ पे वापस नहीं आ रहा, और ये स्टार्ट भी कहां से हो रहा है, फोटोसिस्टम सेकेंड से शुरू हो रहा है, फर्स्ट से नहीं शुरू हो रहा। फोटोसिस्टम सेकेंड है,
ये क्या बता रखे हैं बेटा, बहुत सारे पिगमेंट्स दिखा रखे हैं, क्लोरोफिल ए बी सी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, सारे यहाँ पे पिगमेंट्स दिखा रखे हैं, ठीक है, जिनमें रिएक्शन सेंटर यहाँ पे P680 है, क्योंकि फोटोसिस्टम सेकंड है ना, तो मैंने आपको बताया था P680 है यहाँ पे रिएक्शन सेंटर। जैसे उस पर सनलाइट पड़ेगी, इधर वाटर का मॉलिक्यूल टूट रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिलीज होंगे। अब देखो यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने वाला प्राइमरी एक्सेप्टर का नेम बताइए, तो इसके ऊपर भाई स्टार लगा लो बेटा, यहाँ पे थियोफाइटीन 5 स्टार लगा लो। क्या बोलोगे, जब फोटो सिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके जाएंगे तो सबसे पहले उसे कौन पकड़ेगा, तो क्या बोलोगे, थियोफाइटीन पकड़ेगा। थियोफाइटीन से इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएंगे, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएंगे, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के पास, साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएंगे, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास P700। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या दिखाया है कि फोटोसिस्टम जो फर्स्ट है नॉन साइक्लिक के अंदर, उसे सनलाइट की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन किससे मिल रहे हैं, प्लास्टोसाइनिन से मिल रहे हैं, ठीक है। फिर यहां से कहां पे जाएगा इलेक्ट्रॉन, फाइलोक्विनोन, फिर आयरन सल्फर प्रोटीन, फिर पेरिडॉक्सिन, फिर फ्लेवोप्रोटीन, और फिर उसके बाद में यहाँ पे पड़ा है NADP, जो कन्वर्ट हो जाएगा NADPH के अंदर। तो यहां से देखो क्या दिखा रखा है, ATP और NADPH, ये दोनों यूज होंगे केल्विन साइकिल में। तो केल्विन साइकिल किस में आता है बेटा, डार्क रिएक्शन के अंदर आता है। केल्विन साइकिल किसके अंदर आता है, डार्क रिएक्शन के अंदर आता है। बोलो भाई समझ में आया। कुल मिला के आपको इसके अंदर एक तो मीडिएटर्स के नेम याद रखने हैं, और कुछ भी नहीं, कि सनलाइट पड़ती है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है, थियोफाइटीन के पास जाएगा, थियोफाइटीन से प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6 और F के पास, फिर प्लास्टोसाइनिन, फिर फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास यानी P700 के पास, फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा फाइलोक्विनोन के पास, फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा आयरन सल्फर प्रोटीन के पास, फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा फेरिडॉक्सिन के पास, फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा फ्लेवोप्रोटीन के पास, और फिर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें NADP है वो ले लेगा और क्या बना देगा, NADPH बना देगा। और यहाँ पे हमारे पास एनर्जी की 2 फॉर्म्स बन गई हैं, ATP और NADPH, दोनों यूज होंगे केल्विन साइकिल में, और केल्विन साइकिल है वो डार्क रिएक्शन का पार्ट है। ओके, तो ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक आप लोगों का हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, यहां पे आपको क्या बता रखा है, ये क्या है बेटा, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में हम कहते हैं ATP और NADPH बनता है, वो कैसे बनता है उस प्रोसेस को दिखाया है, ठीक है। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में अभी हमने किया कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, मैंने अब ये बताया फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, ATP फॉर्मेशन, यानी इन प्रोसेस के अंदर ATP और NADPH बने हैं भाई, ठीक है। आपको ये कहेंगे कि ये ATP और NADPH जो बने हैं वो किस तरीके से बने हैं, इस थ्योरी को बोलते हैं केमिओस्मोसिस। ये जो थ्योरी है बेटा ये क्या है, केमिओस्मोसिस, इस थ्योरी का नाम है केमिओस्मोसिस थ्योरी। और ये केमिओस्मोसिस थ्योरी है, ये किसने दी थी, पीटर माइशेल ने, पीटर माइशेल ने, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, एक थैलेकोड लिया बेटा, मैंने क्या बताया था आपको कि एक ग्रेनम के अंदर बहुत सारे थैलेकोड होते हैं, एक ग्रेनम के अंदर बहुत सारे थैलेकोड, ये पहला थैलेकोड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, हम ये एक थैलेकोड ले रहे हैं। इस थैलेकोड के अंदर क्या होता है, थैलेकोड की जो ल्यूमेन है
उसमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। ठीक है, आपको दिख रहा है कि थैलेकॉइड की जो ल्यूमेन है इसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कैसे बढ़ रही है? साइटोक्रोम B6 और F हमने अभी पढ़े थे, वो क्या कर रहे हैं, बाहर से हाइड्रोजन को पकड़ पकड़ के अंदर भेज रहे हैं। ठीक है, ये सारी मेम्ब्रेन्स कहाँ पे, ये सारी रिएक्शंस कहाँ पे चल रही हैं? अच्छा, ये हाइड्रोजन कहाँ पे है? ये हाइड्रोजन है बेटा स्ट्रोमा में, ये हाइड्रोजन पड़ा है स्ट्रोमा के अंदर। एक बार फिर देखो, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ। जैसे अपन ने क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाया था, अपन ने क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाया था, यहाँ पे ये पड़े हैं थैलेकॉइड और इस पार्ट को आप बोल रहे हैं स्ट्रोमा। ठीक है, तो भाई ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पड़े हैं। अब इन हाइड्रोजन को साइटोक्रोम B6 अंदर लेके जा रहा है। ठीक है, तो भाई ये हाइड्रोजन है, ये स्ट्रोमा पार्ट के अंदर पड़े हैं, इनको साइटोक्रोम B6 और F है, वो थाइलेकॉइड की ल्यूमन में भर रहे हैं। तो पकड़ पकड़ के हाइड्रोजन को अंदर कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे बढ़ती जा रही है बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। अब यहाँ आपको पता है कि ये तो नेचर के अंदर भी कहीं पे भी कोई चीज ज्यादा नहीं रह सकती, तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो इसकी मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन लगा होता है, चैनल प्रोटीन या टनल प्रोटीन, है ना, ये F0 F1 प्रोटीन लगा होता है। तो यहां से जब हाइड्रोजन आयन आने लगते हैं तो ये F1 जो पार्टिकल है ना, इसके अंदर भरा होता है एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। जब ये हाइड्रोजन आयन यहां से बाहर निकलने लगते हैं तो भाई जब हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, फोटोन्स बाहर निकलेंगे, तो ये क्या है, एनर्जी रिलीज करते हैं। तो यहां से जैसे ही एनर्जी रिलीज होगी तो एटीपी सिंथेटेज एक्टिवेट हो जाता है और ये एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से एटीपी बनता है। कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के अंदर ये बता रखा है कि एटीपी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो आप क्या बताओगे कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो थाइलेकॉइड की ल्यूमेन के अंदर इंक्रीज हो जाती है। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन थाइलेकॉइड की ल्यूमेन में इंक्रीज हो जाती है, तो वो कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन आयन जब बाहर निकलते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं, एटीपी सिंथेटेज एक्टिवेट हो जाता है और एडीपी से एटीपी बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे दिखा रखी है। और हमने वो पढ़ा है NADPH, तो यहाँ पे इसकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पे पड़ा होता है बेटा NADP रिडक्टेज एंजाइम। अब जैसे ही एटीपी तो यहाँ पे बन गया, हाइड्रोजन आयन भी बाहर आ रहे हैं, तो हाइड्रोजन आयन जब यहाँ पे आ जाएंगे तो ये हाइड्रोजन आयन जाएंगे और NADP के साथ जुड़ के क्या बना देंगे, NADPH2। और ये ज्वाइनिंग का काम कौन करेगा, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन के बाहर एक एंजाइम लगा हुआ है जिस एंजाइम का नाम है NADP रिडक्टेज। क्या नाम है, NADP रिडक्टेज, वो ये काम कर रहा है। ठीक है, तो कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के अंदर ये एक्सप्लेन किया गया है कि एटीपी का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं डार्क रिएक्शंस। अब हम स्टार्ट करेंगे डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के अंदर केल्विन साइकिल हम करेंगे जिसे C3 साइकिल भी बोलते हैं। ओके, तो देखो भाई केल्विन साइकिल, ये है केल्विन साइकिल, इसे C3 साइकिल भी बोला जाता है। केल्विन साइकिल को क्या बोला जाता है, C3 साइकिल बोला जाता है। और इसका नेम क्या है, यहाँ पे देखो केल्विन साइंटिस्ट ने क्लोरेला एल्गी के ऊपर स्टडी की थी। केल्विन साइंटिस्ट ने किसके ऊपर स्टडी की थी, क्लोरेला एल्गी के ऊपर, क्लोरेला एल्गी के ऊपर स्टडी की थी। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के बारे में उस पर स्टडी की, तो उन्होंने देखा कि क्लोरेला क्या है, एल्गी, एल्गी का मतलब क्या है, वो प्लांट्स है, तो यानी प्लांट्स के ऊपर स्टडी की, तो उनको पता चला कि प्लांट्स के अंदर इस तरीके का कोई साइकिल चलता है। इसके 3 स्टेप है बेटा,
इसके 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप को बोलते हैं ये रहा कार्बोक्सिलेशन, दूसरे स्टेप को बोलते हैं रिडक्शन, और तीसरे स्टेप का नाम है रीजेनरेशन। ठीक है, तो भाई ये 3 स्टेप है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर। केल्विन साइकिल है, ये क्या है, डार्क रिएक्शन शुरू होगी है बेटा। डार्क रिएक्शन का पहला स्टेप है। C3 साइकिल कहने का रीजन क्या है कि इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, उसके अंदर 3 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, C3 साइकिल। और इसके फर्स्ट प्रोडक्ट का नाम क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी इसे 3PGA भी बोलते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट का नेम आप लोगों से पूछ सकते हैं कि C3 साइकिल के फर्स्ट प्रोडक्ट का नेम क्या है, और C3 साइकिल को C3 साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पहला मॉलिक्यूल बनता है वो 3PGA बनता है। इसके अंदर 3 कार्बन होते हैं, इसलिए इसे C3 साइकिल बोला जाता है। अब इस साइकिल को मैं आप लोगों को करवा देती हूँ बेटा। देखो क्या होता है, प्लांट के अंदर सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर CO2 यूज की जाती है। तो यहाँ पे हम देखो इस साइकिल को स्टार्ट करेंगे यहां से, 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलने वाला प्रोटीन या एंजाइम कौन सा है, रूबिस्को। इसके ऊपर 5 स्टार लगा लो। प्लांट्स के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर मिलने वाला जो हार्मोन है या फिर एंजाइम है या फिर प्रोटीन है, उसका नाम क्या है, रूबिस्को। ठीक है, तो ये रूबिस्को है। रूबिस्को क्या करेगा, CO2 को ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, रूबिस्को एक एंजाइम है। यहाँ पे ये जो RUBP है, RUBP पहले से प्लांट के पास होता है। ठीक है, अभी रूबिस्को और RUBP की फुल फॉर्म मैं आपको लिखवा दूंगी। RUBP है रूबिस्को प्रोटीन की एंजाइम की प्रेजेंस में CO2 को एक्सेप्ट करता है और फर्स्ट मॉलिक्यूल बनाएगा 3PGA फॉस्फोग्लिसरेट एसिड। इसे बोलते हैं कार्बन फिक्सेशन या कार्बोक्सिलेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगी। अब इसके बाद में 3PGA से बनेगा 6 मॉलिक्यूल ऑफ GA3P। यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे 6 ATP से ADP बनेंगे, 6 NADPH से 6 NAD++H बनेंगे। मैंने आपको क्या बताया था कि केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन के अंदर जो ATP और NADPH लाइट रिएक्शन में बने हैं वो यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये यूज हो रहे हैं, ATP ADP में कन्वर्ट हो रहा है और NADPH NADP+H में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि केल्विन साइकिल जब 6 बार चलता है तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज आएगी कि मैम यहाँ पे 6 क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, क्या याद रखना है, 6 टाइम क्या चलेगा, केल्विन साइकिल 6 टाइम केल्विन साइकिल चलेगा तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म। ठीक है, 6 बार केल्विन साइकिल चलता है तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बना है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, फिर बनेगा ट्रायोज फॉस्फेट। इसका नाम लिखो 3-फॉस्फोग्लिसरेट। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, ट्रायोज फॉस्फेट। इसका नाम क्या बनेगा, ट्रायोज फॉस्फेट। ट्रायोज फॉस्फेट है। अब उसका क्या होगा, रीजनरेशन। ठीक है, ट्रायोज फॉस्फेट में यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन रहा है,
और फिर उसके बाद में 3 एटीपी और यूज हो रहे हैं और रीजनरेशन हो रहा है आरयूबीपी का, यानी आरयूबीपी जो पहले टूटा था वो फिर से बन रहा है। आरयूबीपी जो पहले टूटा था वो फिर से बन रहा है। आरयूबीपी की फुल फॉर्म लिख लो, राइबुलोज 1,5 डिसफॉस्फेट। राइबुलोज 1,5 डिसफॉस्फेट, ठीक है, राइबुलोज 1,5 डिसफॉस्फेट। ये जो प्रोडक्ट है ये प्लांट के अंदर पहले से प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इसको रीजनरेट करना जरूरी है क्योंकि कैल्विन साइकिल 6 टाइम चलेगा तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमें बनाने के लिए 6 बार इस साइकिल को चलाना पड़ेगा। तभी यहाँ पे क्या है, 6 एटीपी, 6 एडीपी, 6 एनएडीपीएच यहाँ पे दिखा रखे हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये साइकिल कितनी बार चल रहा है, 6 टाइम चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज लिखवा रही हूँ कि कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन में क्या होता है। अच्छा, रुबिस्को की फुल फॉर्म भी लिख लो बेटा, रुबिस्को की फुल फॉर्म भी लिख लीजिए। राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज एंजाइम, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज एंजाइम, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज एंजाइम, ठीक है। ये किसकी फुल फॉर्म हुई, रुबिस्को की फुल फॉर्म। अब यहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन लिख लो। कार्बोक्सिलेशन में पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। मैं स्टेप के नाम नहीं लिख रही, सिर्फ यहाँ पे एटीपी वगैरह लिख के दे रही हूँ। फर्स्ट स्टेप के अंदर कुछ भी यूज नहीं होगा, नो एटीपी, नो एनएडीपीएच, ठीक है। सेकेंड स्टेप के अंदर 2 एटीपी 2 एनएडीपीएच, 2 एटीपी। सेकेंड स्टेप कौन सा था, रिडक्शन, 2 एटीपी 2 एनएडीपीएच। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है, 1 एटीपी। ये एक साइकिल का बता रही हूं मैं, ये क्या है, 1 साइकिल का बता रही हूं। एक साइकिल के अंदर पहला स्टेप क्या है, कार्बोक्सिलेशन, दूसरा क्या है, रिडक्शन, तीसरा क्या है, रीजनरेशन। तो कार्बोक्सिलेशन में कुछ भी यूज नहीं होता, रिडक्शन के अंदर 2 एटीपी 2 एनएडीपीएच यूज होते हैं और रीजनरेशन के अंदर 1 एटीपी यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, टोटल, टोटल एटीपी लिखने हैं। तो ये तो मैंने आपको एक साइकिल का बताया है, ये क्या किया है हमने, एक साइकिल का कितने साइकिल है बेटा, टोटल 6 साइकिल है। 6 बार केल्विन साइकिल चलेगा तो क्या है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। तो आप क्या कहोगे, 18 एटीपी, 12 एनएडीपीएच और 6 CO2 यूज होंगे। 6 CO2, 18 एटीपी और 18 नहीं 12, 6 CO2, 18 एटीपी और 12 NADPH। देख लो बेटा एक बार कैसे, ये आपको याद रखना है, इस पे 5 स्टार लगा लो, इस पे 5 स्टार लगा लो। 6, 18 और 12, देखो कैसे, यहाँ पे देखो एक साइकिल में 3 एटीपी है, एक साइकिल में कितने हैं, 3 है, तो 6 में कितने होंगे, 6 तिये 18, तो 18 लिखे अपन। एक साइकिल में 2 NADPH है, तो 6 में कितने होंगे, 12, तो ये 12 लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका केल्विन साइकिल है, ये कंप्लीट हो गया है। ओके,
तो नेक्स्ट जो है वो हम कल स्टार्ट करेंगे साइकिल C4 CAM जो भी है, और फोटोसिंथेसिस कल आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ओके भाई।